अगर आपने मान लो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप एक एक करके आप चैप्टर वाइज रीडिंग स्टार्ट करें। हमारे पास शब्द नहीं है, क्या लिखें, लेक ऑफ टाइम, टाइम कम पड़ रहा है, हैप्पीजार्ड थॉट्स हैं। आपके नंबर क्यों कटते हैं? या तो आप वैल्यू पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करते। अभी भी कई बच्चे इस गलतफहमी में हैं कि सिंपल प्लेन क्वेश्चन आते हैं, कहानी आती है, तो वैसा नहीं है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज तुषार सर हियर। आज के इस वीडियो में मैं एग्जाम रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताने वाला हूं कि एग्जाम में आपको प्रिपेयर कैसे करना है, क्या प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती हैं, उनको कैसे ओवरकम करना है, कैसे हम अभी से तैयारी शुरू करें या कब तैयारी शुरू करें। ये सारी बातें, आपके जो भी डाउट्स हैं इंग्लिश से रिलेटेड, वो मैं यहाँ आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमने पोर्शन लिया हुआ है। आपका जो एग्ज़ाम होगा, बोर्ड एग्ज़ाम, वो 80 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स स्कूल की तरफ से होते हैं। तो हम उस 80 मार्क्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 22 मार्क्स का होता है। 2 पैसेजेस आपको मिलेंगे जो 12 + 10 इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। सेकंड जो सेक्शन होगा वो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का होगा, जिसमें आपको शॉर्ट राइटिंग में नोटिस और इन्विटेशन मिलेंगे, और लॉन्ग राइटिंग में आपको लेटर, आर्टिकल और रिपोर्ट, ये चीज़ें मिलेंगी। ये टोटल 18 मार्क्स का होगा, जिनमें मार्क्स का लोकेशन होगा 4 मार्क्स नोटिस के लिए, 4 मार्क्स इन्विटेशन के लिए, 5 और 5 जो है लेटर और रिपोर्ट या आर्टिकल के लिए आपको मिलेंगे। एंड अगर हम लिटरेचर की बात करें तो आपको इसमें एक्सट्रैक्ट्स मिलेंगे, जो कि, और एक्सट्रैक्ट में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें फ्लेमिंगो पोएट्री से 6 मार्क्स, फ्लेमिंगो प्रोज से 6 मार्क्स और विस्टास से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, राइट। फिर शॉर्ट आंसर टाइप फ्लेमिंगो से होंगे, जिसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको करने होंगे। और ऐसे ही विस्टास में से भी शॉर्ट आंसर टाइप, जो आपको 3 में से 2 करने होंगे। फ्लेमिंगो में लॉन्ग आंसर टाइप 2 में से 1 करना होगा, और विस्टास में लॉन्ग आंसर टाइप 2 में से 1 करना होगा, जिनके मार्क्स आप देख सकते हैं इस तरह से। टोटल 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, राइट। अब हम बात करें जो आपको नहीं पढ़ना है। कई बच्चों के पास अगर पुरानी बुक्स हैं तो आप ध्यान रखें कि ये एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम आपको नहीं पढ़ना है। शुड विजार्ड हिट मम्मी नहीं पढ़ना है। इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल आपको नहीं पढ़ना है, राइट। अब हम और कुछ इम्पोर्टेंट बातों पर आते हैं कि कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती है बच्चों के सामने। डोंट नो हाउ टू स्टडी एंड प्रिपेयर, यानी एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि कैसे स्टडी करें, क्या प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें। तो सिंपल सी बात है, आपको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपने मान लो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप एक एक करके आप चैप्टर वाइज रीडिंग स्टार्ट करें, और फिर उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ें, क्योंकि केवल आप रीडिंग करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हैं जो उसमें क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जा सकती है, उनके आंसर्स क्या होंगे, जो कि हम इस लेवल पर कई बार जज नहीं कर पाते हैं। कई बार हमें प्रॉब्लम आ जाती है आंसर्स देने में या क्वेश्चंस को समझने में। तो क्वेश्चन आंसर्स करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिससे हम ये समझ सकें कि वो क्या क्वेश्चंस पूछते हैं और हम उनको कैसे आंसर करें, ठीक है। तो एक एक चैप्टर करना है, आप अपने हिसाब से टाइम अरेंज कर दें, और उनके क्वेश्चन आंसर्स तो स्लोली आप चलें, ग्रेजुअल मैनर में स्टेप बाय स्टेप चलें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप पूरा ग्रास्प कर पाएंगे चीज़ों को। प्लस साथ में एक चीज़ और करनी है, जितने भी MCQs हैं, क्वेश्चन आंसर जो लॉन्ग शॉर्ट होते हैं वो तो है ही सही, उसके अलावा जो MCQs हैं उनको भी आपको अच्छे से करना है, क्योंकि उसी में कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगे और वहीं पर मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस भी होते हैं, राइट। देन हम बात करते हैं स्टूडेंट्स वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन थिंकिंग। अब होता क्या है, इंग्लिश के एग्जाम में इन जनरल एक प्रॉब्लम होती है कि हमें सोचते हैं पढ़ तो लिया, अब ठीक है कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में एक प्रॉब्लम आती है कि आप सोचने में लग जाते हो, और फिर आपको जो 3 घंटे हैं वो कभी कभार कम पड़ जाते हैं। तो क्या करना है उसके लिए,
सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। कुछ चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं, जो चैप्टर्स हैं उनके कुछ क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट होते हैं। कॉमन जो चीज़ें हैं उनके आंसर्स तो आपको एकदम से आ जाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़े घुमा करके पूछे गए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब बोर्ड की टेंशन खत्म। एलन की लेगेसी का बेनिफिट अब आपको बोर्ड्स में भी मिलने वाला है। हम आपके लिए लेकर आए हैं PYQs, सैंपल पेपर्स, NCERT सॉल्यूशंस एंड अ कॉम्बो ऑफ प्रैक्टिकल बुकलेट्स, जिसमें आपको एक साथ मिलेंगे PCB और PCM के प्रैक्टिकल्स। और ये सब अवेलेबल हैं एलन के ई-स्टोर, Amazon और फ्लिपकार्ट पर। और अधिक जानकारी के लिए अभी कनेक्ट करें। तो वहाँ आप सोचेंगे ज़रूर। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर हम स्पेशली प्रिपेयर करें तो डेफिनेटली हमको उसमें एक हेल्प मिलेगी, राइट। और सोचने का हमारा जो टाइम है वो बच जाएगा। हम एट वंस लिखना स्टार्ट करेंगे। राइटिंग की कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, राइट, जो भी फॉर्मेट्स हैं वो फिक्स हैं। तो जो फिक्स चीज़ें हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लें ताकि वो हम एकदम से वहाँ बिना सोचे उनको कर पाएँ, जिससे वो जो टाइम है हमारा सेव हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स कमिट अ लॉट ऑफ ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स। बच्चे जो हैं वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी करते हैं। तो आप जो भी लिख रहे हैं उसको आपको चेक करना है या चेक करवाना है, ताकि आपको पता चल जाए किस तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आप करते हैं, किस तरह की स्पेलिंग मिस्टेक्स आप करते हैं। उनको टाइमली हम ओवरकम करें, उन चीज़ों को ध्यान में रखें ताकि एग्ज़ाम में वो चीज़ें रिपीट ना हो, राइट। फिर हम आते हैं अनेबल टू इंटरप्रेट करेक्टली। तो एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि हम क्वेश्चंस को कई बार सही समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई यूज़ करते हैं, कोई भी सपोर्ट मटेरियल आप यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको ये देखना है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका आंसर आप सही दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। केवल रीडिंग से नहीं होगा, आपको लिख करके देखना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा अगर आप खुद से चेक कर रहे हैं, या चेक करवाना पड़ेगा। तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि आपका इंटरप्रिटेशन कितना करेक्ट है, यानी वो जो पूछ रहे हैं वो बात आपके आंसर में आ रही है या नहीं, राइट। तो ये हमें चेक करना है और इसके लिए भी प्रैक्टिस से ही ये चीज़ ओवरकम हो पाएगी। अनफेमिलियर विद द प्रॉपर यूसेज ऑफ वर्ड्स एंड राइट स्ट्रक्चर, ये चीज़ें वो होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती। कहने का मतलब ये बातें केवल आपको टीचर ही समझा सकता है कि प्रॉपर यूसेज ऑफ वर्ड्स है या नहीं, क्योंकि हम चीज़ों को गलत तरीके से यूज़ कर लेते हैं। कहने का मतलब कई चीज़ें हमें लगता है इनका मीनिंग तो सेम है, तो फिर इनका मीनिंग सेम है तो मैं इसकी जगह अगर इस वर्ड को भी यूज़ कर लूँ, जैसे ब्रॉड और वाइड दोनों का मतलब एक है, नैरो और क्लोज दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है। तो लेकिन जहाँ ब्रॉड आता है वहाँ आप वाइड नहीं लिख सकते, जहाँ वाइड आता है वहाँ आप ब्रॉड नहीं लिख सकते, जहाँ क्लोज आता है वहाँ आप नैरो नहीं लिख सकते, जहाँ नैरो आता है वहाँ क्लोज नहीं लिख सकते। तो उनका जो यूसेज है वो आपको कैसे पता लगेगा? एक तो रीडिंग, वाइड रीडिंग जो होगी तब आपको पता लगेगा, और दूसरा आपको आपके जो टीचर्स हैं वो आपको समझा पाएंगे कि बेटा आपने ये गलत लिखा है, इस वर्ड की जगह दूसरा वर्ड आना चाहिए। तो ये जो है रीडिंग से, प्रैक्टिस से ही ये चीज़ें हमें समझ में आती है। इनके लिए कोई रिटन रूल आपको नहीं मिलेगा। लेक ऑफ कोहेरेंस एंड रेलिवेंस, यानी कि स्टूडेंट्स लेक कोहेरेंस एंड रेलिवेंस। कोहेरेंस एंड रेलिवेंस का क्या मतलब है? यानी आप जो लिख रहे हैं प्रॉपर बिगिनिंग, प्रॉपर मिड, प्रॉपर एंडिंग उसमें होनी चाहिए, और वो जो चीज़ है वो क्वेश्चन से रिलेट करनी चाहिए, वो रेलिवेंट होनी चाहिए, राइट। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हम अगर हमारा जो राइटिंग प्रैक्टिस सही नहीं है तो उस केस में क्या होता है, जो बातें हैं, जो आंसर्स हैं वो जम्बल्ड हो जाते हैं, उसमें थॉट्स यानी इधर का उधर, उधर का इधर हो जाता है। तो एक प्रॉपर मैनर में अगर आप राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि आपका जो भी थॉट है वो स्ट्रक्चर्ड होगा, वो लीनियर होगा, वो ऑर्डर में होगा। नहीं तो कोई भी चीज़ किसी भी जगह आ रही है ऐसे चलेगा तो उसमें रेलेवेंस भी नहीं आ पाएगा, यानी क्वेश्चन से क्या बात रिलेट करती है वही हम लिख रहे हैं या नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लिख देते हैं फिर हमें समझ में आता है ये भी इंक्लूड करना चाहिए, अननेसेसरी बातें भी हम लिख देते हैं। तो वो प्रैक्टिस जब तक नहीं होती है तब तक आपके आंसर में वो जो एक्यूरेसी है, जो सटीक होना चाहिए, वो चीज़ नहीं
आ पाएगी। तो हम थोड़ा बहुत लिख करके देखें, थोड़ा गलत करेंगे, गलत करने के बाद उसमें सुधार होगा, सही होगा, एक्यूरेसी आएगी, वर्ड लिमिट को हम फॉलो कर पाएंगे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। राइट इन एन इलेजिबल वे, यानी बच्चे क्या करते हैं, इलेजिबल वे में लिखते हैं, यानी कि वो जो लिखा है वो एग्जामिनर को पढ़ने में ना आए या किसी को पढ़ने में ना आए। ऐसा होता है कई बार, क्योंकि आजकल जो राइटिंग वाला पार्ट है वो इग्नोर होने लगा है। हैंड राइटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, हैंड राइटिंग वाला पार्ट इग्नोर होने लगा है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्क्रिबल करते हैं, जोट करते हैं, यानी कि घसीटा मार जो हम कहते हैं, वो घसीटा मार राइटिंग में लिखते हैं। तो अब ये चीज एकदम से तो ओवरकम हम नहीं कर सकते, तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, कोशिश ये करनी है कि आपकी राइटिंग तो अब सुंदर नहीं हो सकती, जैसी है वैसी रहेगी, बस वो पढ़ने में आ जाए, वो क्लियरली विजिबल हो, चीज अंडरस्टैंडेबल हो, एग्जामिनर को एफर्ट ना करना पड़े, इतना हम उसमें ध्यान दे सकते हैं। देन इम्प्रॉपर एंड इनकम्प्लीट प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस पूरी नहीं है, केवल आपने पढ़ा है, लिख करके नहीं देखा है, तो 100% ये मान के चलें कि आपसे गलती कहीं ना कहीं होगी और उसका खामियाजा, उसका लॉस आपको भुगतना पड़ेगा। राइट। देन व्हेन टू स्टार्ट एंड व्हाट टू स्टार्ट विद, कि अब कब स्टार्ट करें, तो मैं तो ये कहूँगा बिल्कुल आज से ही आप स्टार्ट कर दो। राइट, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि चीज़ों को रिवाइज करना डिपेंड ये करता है कि आपको मार्क्स कितने चाहिए। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में कम मार्क्स से काम चल जाएगा, यानी आपकी स्किल और आपकी प्रिपरेशन, आपकी स्किल अच्छी है तो हो सकता है कम प्रैक्टिस से काम चल जाए, आपकी स्किल अच्छी नहीं है तो हो सकता है फिर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़े। तो डिपेंड्स, आपकी स्किल कितनी है उसके लिए आप कुछ भी राइटिंग प्रैक्टिस करके टीचर से चेक करवाएं, लेकिन केवल स्किल से काम नहीं चलेगा। चैप्टर्स में जो कॉन्सेप्ट हैं, थीम है, सब थीम है, उसके बारे में भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आपके आंसर्स में परफेक्शन आएगा। यानी कि राइटिंग स्किल अच्छी होने पर हो सकता है राइटिंग पार्ट में हम अच्छे मार्क्स ले आएँ, लेकिन लिटरेचर पार्ट जो है केवल राइटिंग स्किल पर डिपेंड नहीं करता है। लिटरेचर पार्ट में आपको चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है, चैप्टर की थीम, चैप्टर की सब थीम, वो भी आपको बाय हार्ट होनी चाहिए, वो भी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी आपके आंसर्स में वो वैल्यू पॉइंट आ पाएंगे और आपको आंसर्स में पूरे नंबर मिल पाएंगे। राइट। सो स्टार्ट किससे करें, तो बिल्कुल आप अपनी बुक्स फ्लेमिंगो से कर सकते हैं, फ्लेमिंगो का वेटेज ज़्यादा है। अब इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि फ्लेमिंगो का वेटेज ज़्यादा है, ऐसा मैंने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि विस्टास को इग्नोर कर देना है, क्योंकि अधिकतर बच्चे यही करते हैं और उनके साथ ये होता है कि विस्टास के आंसर्स में उनको 2 में से आधा नंबर भी कई बार नहीं मिलता है, वो पूरे आंसर ही गलत करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो विस्टास ढंग से पढ़ते नहीं हैं, वो केवल क्या करते हैं, जब समरी पढ़ लेते हैं, तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है बच्चों। अगर आप समरी से काम चलाएंगे तो आपके आंसर भी समरी जैसे ही होंगे, फुल नहीं आएंगे। राइट, समराइज हो जाएंगे आपके नंबर, ठीक है ना। तो आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि जो भी आप केवल 19 चैप्टर्स हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से इतना टाइम है कि आप अच्छे से उनको कवर कर सकते हैं, उनके क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और एक बार पढ़ना है, चीज़ों को ग्रैस्प करना है, क्वेश्चंस को देखना है, उससे आपका काम हो जाएगा। राइट। सपोर्ट मटेरियल यूज़ करना है या नहीं करना है डिपेंड करता है आपके पास क्या कुछ है या नहीं है। तो अगर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, आपको कुछ सपोर्ट मटेरियल आप परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एलन का जो सपोर्ट मटेरियल है वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेज़ॉन वगैरह पर अवेलेबल है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं, जो भी आपके बोटलनेक्स हैं, वो बिल्कुल दूर हो जाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें हमने अच्छे से उनमें एक्सप्लेन की हुई है। एग्ज़ाम रिलेटेड जो टिप्स होते हैं उनको इंक्लूड करते हुए, यानी कि कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, क्या चैप्टर हाइलाइट्स हैं, क्या की लर्निंग पॉइंट्स हैं, क्या थीम है, क्या सब थीम है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, वो सारी चीज़ें हमने सिस्टमेटिक वे में उसमें इंक्लूड की है। तो आप उनको ज़रूर रेफ़र कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जहाँ तक रीडिंग सेक्शन की बात है,
अब रीडिंग में आपको दोनों पैसेजेस, दोनों वैरायटी, रीडिंग सेक्शन में प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा एक्चुअल में उस रीडिंग पार्ट को इग्नोर ही कर देता है, जबकि एग्जाम में प्रॉब्लम ये होती है कि आपको टाइम कम पड़ता है, आप ज़्यादा टाइम रीडिंग में लगाते हैं और आंसर्स में एक्यूरेसी भी नहीं आ पाती है। तो इसलिए रीडिंग की टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एग्ज़ाम में आपको उसमें प्रॉब्लम आएगी, ये मान के चले। भले ही आप ज़्यादा ना करें, ठीक है, आप ज़्यादा मत करो, भले ही बस आप एक आध बार प्रैक्टिस कर लो, यानी एक बार 2 पैसेजेस एक बार में कर लिए, 2 पैसेजेस बाद में एक बार कर लिए, एक्यूरेसी चेक कर लिया, टाइम चेक कर लिया। जब आप श्योर हो जाओ कि इतना टाइम मुझे लग रहा है और इतना सफिशिएंट है, जैसा आप देख सकते हैं कि 40 मिनट से ज़्यादा ना लगे तो बेहतर है। 40 मिनट्स के अंदर मैक्सिमम आपका पैसेज पूरा हो जाना चाहिए, अच्छे से हो जाना चाहिए। ये प्रैक्टिस आपको करनी है, राइट। तो अगर आप ये ट्राई करेंगे तो आपको इसमें हेल्प मिलेगी। लाइंस एज इट इज कॉपी करने की बजाय अगर आप अपने वर्ड्स में लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोशिश करें, हो सकता है कई बार लाइन एग्जैक्टली आ जाती है और कुछ उसमें लिखने लायक होता नहीं है, तो वो डिपेंड करता है। अदरवाइज आप एग्जैक्टली कॉपी करने के बजाय उसको समझ करके अगर अपने वर्ड्स में लिखते हैं तो दैट वुड बी मच बेटर, ठीक है। और अपने आंसर्स में आप वैल्यू पॉइंट्स इंक्लूड करें। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो आप अपनी राइटिंग स्टाइल को पॉलिश करें, अच्छे वर्ड्स का यूज़ करें, अच्छे एडजेक्टिव्स यूज़ करें। टेक योर ऑन टाइम टू रिमूव ऑल द बॉटलनेक्स सच एज शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, लैक ऑफ टाइम। ये प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ में कि हमारे पास शब्द नहीं है, क्या लिखें, लैक ऑफ टाइम, टाइम कम पड़ रहा है, हैप्पीजार्ड थॉट्स हैं। तो इनके लिए आपको टाइम लगेगा। आप एक एक चीज़ को, फर्स्ट क्वेश्चन जिसका भी करो, आराम से टाइम दो, भले ही आप 1 घंटे का टाइम दो, एक एक सेंटेंस पर टाइम दो, उसमें कैसे एडजेक्टिव्स यूज़ करने हैं, कैसे डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स यूज़ करने हैं, कितना अच्छे से उसको लिखा जा सकता है। पहले क्वेश्चन पर, नोटिस का पहला क्वेश्चन, इनविटेशन का पहला क्वेश्चन, जिसमें सारे टाइप्स आ जाएं एक एक, आप पहले क्वेश्चन के हर सेंटेंस पर वक्त लगाओ, राइट, कि इस सेंटेंस को और कैसे अच्छे से लिखा जा सकता है और क्या इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। तो उसके बाद में आपका जो माइंड है वो क्लियर हो जाएगा उन चीज़ों को लेकर के, और आप अच्छे से आगे फर्दर उनमें कर पाएंगे। यानी कि वंस योर माइंड ओपन्स अप टू द पॉसिबिलिटीज, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस इन अ वेरी कॉन्फिडेंट मैनर, राइट। देन लॉन्ग कॉम्पोजिशंस की आप प्रैक्टिस करें कि 15 to 20 मिनट्स में मैक्सिमम हो जाए, शॉर्ट कॉम्पोजिशन 5 to 10 मिनट्स में हो जाए, ऐसा आपको ट्राई करना है। तो जो मैंने मेथड बताया अगर आप करेंगे तो आराम से ये चीज़ें हो पाएगी। कन्विंसिंग मैनर, यानी कि आप जो भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं, सेंटेंस लिख रहे हैं, वो अपने आप में क्या हो, जस्टिफाइड हो, कुछ क्वेश्चन मार्क आपके आंसर्स में छूटना नहीं चाहिए, अनक्लियर नहीं होना चाहिए, वैगनेस नहीं होनी चाहिए। तो ये बात आप ध्यान रखें, जो आप लिखते हैं वो कैसा हो, कन्विंसिंग हो। यूज़ गुड रेंज ऑफ वोकैब एंड अप्रोप्रिएट सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो वोकैब राइटिंग पार्ट में ध्यान रखना, अच्छी वोकैब आप यूज़ करें, प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर आप यूज़ करें, क्योंकि इन सब के मार्क्स होते हैं। स्पेलिंग्स का प्रॉपर यूज़ करें, पंक्चुएशन, ग्रामर वगैरह का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि ये सब आपके मार्क्स डिडक्ट करवा सकते हैं। जो आपको फॉर्मेट है वो इस तरह से मिलेगा, 1 मार्क्स फॉर्मेट के, 2 मार्क्स कंटेंट के, एक्सप्रेशन के 1 मार्क, ये शॉर्ट कॉम्पोजिशन का है। और लॉन्ग कॉम्पोजिशन में यहाँ नीचे भी 2 मार्क्स हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है। और कंटेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर, और एक्सप्रेशन यहाँ पर बात आ रही है एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है। तो अब आते हैं हम लिटरेचर सेक्शन पे। तो चैप्टर्स की थीम, सब थीम, आप उनको अच्छे से समझें। आपको क्या करना है, रीड ऑल द चैप्टर्स विद द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट को एनालाइज करना है, समझना है। लाइन में अगर कुछ रीडिंग बिटवीन द लाइंस की जो हम बात करते हैं वो क्लियर होना चाहिए, और क्वेश्चंस आपको उसमें हेल्प करेंगे। वो चैप्टर्स में जो वोकैब आ रही है उसको भी आपको समझना है, यूज़ करना है। नोट डाउन ऑल द गुड वर्ड्स एंड फ्रेजेस। टेक्स्ट में जो भी गुड वर्ड्स या फ्रेजेस हैं उनको आप अपने आंसर्स में यूज़ करने की कोशिश भी करें। और रीड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस,
काफ़ी सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ें, उनका सॉल्यूशंस पढ़ें, ताकि क्या हो जाता है वो चीज़ें आपके लिए इजी हो जाती, यानी आपको एग्ज़ाम में सोचना नहीं पड़ रहा। एक बार पढ़ लिया तो आपको एक फ्लो ऑफ थॉट मिल जाएगा एग्ज़ाम में, राइट। ट्राई ब्रिंगिंग अ स्पॉन्टेनिटी इन योर थॉट्स। कोशिश करो कि आपके थॉट्स में एक स्पॉन्टेनिटी बने, यानी कि ऑटोमेटिकली थॉट्स निकल करके आए, आंसर्स निकल करके आए, आपको जोर नहीं देना पड़े, क्योंकि उससे फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, राइट। शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को आपको 5 से 10 मिनट में कर लेना है, यानी कि शॉर्ट आंसर 5 मिनट में हो जाए, लॉन्ग आंसर 10 मिनट्स में हो जाए। ये एक रेंज आपको रखनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि टाइम से आप पैनिक हो जाएं, मतलब वो प्रैक्टिस से आपको हैबिचुअल हो जाना है इन चीज़ों के, ताकि सोचना नहीं पड़े, वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटेड हो जाएं चीज़ें, राइट। एंड your marks are deducted because either you don't include all the value points or your expression is not proper. आपके नंबर क्यों कटते हैं? या तो आप वैल्यू पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करते, या फिर आपका एक्सप्रेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होता। तो इसके लिए आपको सपोर्ट मटेरियल हेल्प करेगा, और दूसरा टीचर्स आपको हेल्प करेंगे। तो ये आपको कोशिश करनी है अपनी तरफ से कि कैसे बेटर आप कर सकते हैं। Long answer, try to introduce the idea properly, then one by one present all the relevant details in coherent manner. नहीं, लॉन्ग आंसर्स में क्या करना है, जो भी आइडिया है उसको आप प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करें, और उसके बाद एक एक करके सारी रेलिवेंट डिटेल्स जो हैं वो कोहेरेंट मैनर में आप करते चलें। लॉजिकल कोहेशन हेल्प्स यू गेट फुल मार्क्स। अगर लॉजिकल वे में आप सारी चीज़ें लिख रहे हैं, वन बाय वन अरेंज कर रहे हैं, उनको लिंक कर रहे हैं, 100% आपको फुल मार्क्स उसमें मिलेंगे। 50 मिनट से ज़्यादा टाइम इसको नहीं देना है, कोशिश ये करनी है कि इसमें हो जाए। यहाँ मैंने आपको एक आंसर का सैंपल दिया है कि कैसे आप आंसर इसमें लिखें, कैसे आंसर कर सकते हैं। जैसे देखिए, द पेन ऑफ सेपरेशन इज एक्सप्रेस बोथ लिटरली एंड फिगरेटिवली इन दिस पोएम। तो कैसे होगा ये? द पोएट हैज़ एलिगेंटली कन्वेड द पेन ऑफ सेपरेशन थ्रू अ बैलेंस्ड यूज ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेफरेंसेस। आप देख सकते हैं मैंने क्या बताया है, लिटररी और फिगरेटिवली की बात हो रही है, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो कि पोएट ने क्या किया है, एलिगेंटली कन्वे किया है पेन ऑफ सेपरेशन को, और वो भी कैसे, बैलेंस्ड यूज ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेफरेंसेस। फिर हमने क्या किया है, जो भी रेफरेंसेस, जो भी सेंटेंसेस जिनके थ्रू पोएट ने बताने की कोशिश की है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बता दी हैं। जैसे कि डोज, ओपन माउथ, शी रियलाइज विथ पेन, शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, ये जो सारी चीज़ें हैं, आप एग्जैक्टली ऐसा न लिखें, तब भी उसका एक आइडिया भी अगर आप अपने आंसर में देते हैं तो दैट वुड बी इनफ, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया है, ये जो बातें हैं ये तो लिटरली कन्वे कर रही हैं। फिर ऑन दी अदर हैंड द एक्सप्रेशन सच एज एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, यानी कि जहाँ पर लिटरेरी डिवाइसेस आ गई वो फिगरेटिवली को बता रहा है, तो दोनों बातें हमने इंक्लूड कर दी। ऐसे ही यहाँ देखें, व्हाट डज द कंट्रास्टिंग इमेजरी ऑफ चर्च क्लॉक एंड द प्रेशन ट्रम्पेट्स रिप्रेजेंट इन द लास्ट लेसन। ये कंट्रास्टिंग इमेजरी क्या बता रही है? अब आप देखें आंसर, इट रिप्रेजेंट्स द टेंशन बिटवीन लोकल ट्रेडिशंस, foreign occupation. The church clock is the symbol of local everyday life and continuity, which is in stark opposition to the Prussian trumpets. कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन क्या पूछा, अब आप इसमें कुछ भी लिखने लग जाएंगे तो क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 नंबर मिलेगा, 2 में से पूरा 2 तो नहीं मिलने वाला। वही सब मैंने आपको बताने की कोशिश की है। I was frightened but not yet frightened out of my wits, says Douglas. Which qualities of the speaker are highlighted in the above statement? अब यहाँ पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का रेफरेंस मैंने आपको दिया है कि यानी क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आपको ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में क्वेश्चंस मिलेंगे, और इन स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। यानी कि अगर अभी भी कई बच्चे इस गलतफहमी में हैं कि सिंपल प्लेन क्वेश्चन आते हैं, कहानी आती है, तो वैसा नहीं है। आपको स्टेटमेंट मिलेंगे, अगर आप चैप्टर से फेमिलियर नहीं हैं तो फिर आप उसको प्रॉपर समझ नहीं पाएंगे और आंसर
के साथ में प्रॉपर जस्टिस आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप ये देखें क्वेश्चंस कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ऐसे ही आप प्रिपेयर करें, राइट। सो यही सब बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच। होप आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और ये गाइडेंस आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।